हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होता है, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देने वाले हैं। क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर है 13, चैप्टर का नाम है न्यूक्लियाई। इसी के अंदर अब हम आ चुके हैं न्यूक्लियर रिएक्शन वाले टॉपिक के ऊपर। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बता दूंगा, तो इसमें ज्यादा लोड लेने की आपको जरूरत नहीं है। रेडियो एक्टिविटी जो इसके पहले का टॉपिक था, हाँ, उसके प्रॉपर डेरिवेशंस आपको करते हुए चलने हैं, ये बात तो एकदम लाजमी सी बात है। ठीक है, इस वाले टॉपिक में ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस जो ऊपर की चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दैट इज एंटायरली योर सिलेबस पार्ट। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इस टॉपिक के ऊपर। अच्छा, अगर आप लोग लेक्चर्स देखते देखते अगर आप प्रॉपर पूरा लेक्चर न्यूक्लियाई से मतलब पूरा का प्लेलिस्ट आप तरीके से फॉलो कर रहे हैं ना, और आपने एकदम जान लगा के रखी थी रेडियो एक्टिविटी तक, ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि फिर ये आपके लिए पार्टी वाला लेक्चर है। कैसे लेक्चर है? पार्टी वाला। कैसे? बिकॉज यहां पे ना आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये सब चीजें हम लोग जानते हैं, मतलब एक हल्का सा क्विक रिवीजन आपको मिल जाता है किसके बारे में? अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। बाकी इसमें ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? यस, ये वाली बात समझ में आ गई। तो पहले ना मैंने आपको नाम किसका बताया था? अल्फा का, बीटा का और गामा का। किसका बताया था मैंने आपको? अल्फा का, बीटा का और गामा का। तो पहले अपन देखते हैं कि व्हाट इज बेसिकली अल्फा डिके। व्हाट इज बेसिकली अल्फा डिके? तो देखिए अल्फा क्या होता है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि अल्फा जो होता है ना वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस। ऑल ओके, इतनी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो अल्फा जो होता है सर वो होता है हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। बोलो हाँ कि ना? अल्फा जो होता है ना वो न्यूक्लियस होता है। किसका सर? ये हीलियम के एटम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, अब जरा गौर करें कि अगर ये हीलियम का एटम है तो उसके पास में चार्ज कितना होना चाहिए? तो सर देखिए, हीलियम के जब एटम की आप बात करेंगे ना, तो हीलियम के एटम के अंदर पहली बात तो ये समझो कि हीलियम को अपन कैसे करते हैं रिप्रेजेंट? सर इट इज रिप्रेजेंटेड बाई 4He2। लिख के बताता हूं, 4He2। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि इसका मास नंबर कितना है? इसका मास नंबर है सर 4 के बराबर। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 2 के बराबर। और ये जो 2 है ना, फिर ये अपने पास में हो जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। तो ये जो 2 लिखा है ना, ये अपने पास में स्टैंड आउट करता है फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को लेकर के, और जो 4 लिखा हुआ है ये स्टैंड आउट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को लेकर के। ठीक है, ये 4 स्टैंड आउट करता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को लेकर के। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है? मास नंबर। ठीक है, आया समझ के? नहीं आया? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का बेसिकली मतलब क्या होता है सर? इसका बेसिकली मतलब होता है मास नंबर, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम। इतनी आरामदायक बात है। ठीक है, अब देख लो यार, जब अपन इसकी बात करते हैं ना तो हीलियम के न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा सर? इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होंगे। बोले हाँ कि ना? यस सर। इसका एटॉमिक नंबर 2 था ना, इसका मतलब इसके पास होंगे कुल मिलाकर के 2 प्रोटॉन्स। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इसके पास होते हैं सर 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसलिए कलेक्टिवली इसका जो मास नंबर है वो 4 के बराबर आ जाता है। और सिंस प्रोटॉन्स की संख्या सिर्फ और सिर्फ 2 थी, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना, मतलब एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोटॉन्स थे। ठीक है, ये वाला फंडा समझ में आता है? सब बिल्कुल समझ में आता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने ना लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर किसी भी न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो जाता है तो वो जो पर्टिकुलर न्यूक्लियस था ना उसका चार्ज नंबर रिड्यूस हो जाएगा बाई 2, और जो उसका मास नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा बाई 4। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा पूरा क्लियर है। ये हम लोग जानते हैं ना पहले से कि अगर अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है तो चार्ज नंबर रिड्यूस होता है कितने से? 2 से, और मास नंबर रिड्यूस होता है कितने से? 4 से। ठीक है, ओके सर, डन। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अल्फा डिके।
मतलब अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन। तो अल्फा डिके इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? अल्फा डिके इज रिप्रेजेंटेड एज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब जरा इस पर गौर करते हुए चलेंगे कैसे आप इन पूरी चीजों को जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए फॉर अपन एग्जाम्पल के लिए अपन लेते हैं यूरेनियम, ठीक है। इट इज 238U92। इसका मतलब इसका मास नंबर है 238 और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 92। मेरे ख्याल से काफी लोगों को ये चीज तो पता रहती है, ठीक है। क्या बोलते हो भाई, क्या बोलते हो? ये तो याद रहता है काफी लोगों के। यूरेनियम है तो 238U92 होता है। अगर नहीं याद है तो उसको याद कर लेना, ये आपको एग्जाम्पल देने में बहुत काम आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग को याद होगा, एग्जाम्पल देने में ये बहुत जबरदस्त तरह से काम आता है। 238U92, ठीक है। अब अगर यूरेनियम में से मान लीजिए अल्फा डिके हो रहा है, ठीक है, तो यूरेनियम अंडरगोज अल्फा डिके। क्या बोला मैंने? यूरेनियम अंडरगोज अल्फा डिके। तो अगर यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन हो रहा है तो ऑब्वियसली दिस विल टर्न यूरेनियम इनटू अ न्यू एटम, ठीक है, न्यू एलिमेंट। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? थोरियम बन जाएगा। इसका जो मास नंबर था वो 4 से रिड्यूस हो गया, एब्सोल्युटली सर। तो 234 हो जाएगा 238 से घट करके, ठीक है। और इसका जो मास नंबर 4 से रिड्यूस हो गया और इसका जो चार्ज नंबर था वो 2 से रिड्यूस हो जाएगा। इट वाज अर्लियर 92, आफ्टर एन एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल उसका जो चार्ज नंबर था वो कितना हो जाएगा सर? 90 हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये कब हुआ? जब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। और मैंने पहले से बोल के रखा हुआ है अल्फा पार्टिकल क्या होता है सर? हीलियम का न्यूक्लियस होता है। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये वाला फंडा हो जाता है। तो यूरेनियम अंडरवेंट अल्फा डिके, तब जाकर के दिस गेट्स कन्वर्टेड टू दिस पर्टिकुलर न्यू एलिमेंट थोरियम, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स का एमिशन तो हो चुका था। इतनी आरामदायक बात है। क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट अल्फा डिके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अल्फा डिके। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊं, अल्फा की ना कुछ बहुत ही खास प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि सबसे पहले अपन एक ही पैटर्न पे अपन बात करेंगे अल्फा के लिए भी, बीटा के लिए भी, गामा के लिए भी, ठीक है। मतलब जो प्रॉपर्टीज में आपको अल्फा पार्टिकल्स बताऊंगा ना, वही सेम पैरामीटर की प्रॉपर्टीज बीटा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे और उन्हीं सेम प्रॉपर्टीज के बारे में गामा के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जरा गौर करिएगा, अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस है तो चार्ज होता है प्लस का 2e के बराबर, ठीक है। अल्फा पार्टिकल मास क्या होता है सर? हीलियम का न्यूक्लियस है, मास होता है 4 के बराबर, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चार्ज हो गया, मास हो गया। अब बात करते हैं वेलोसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे सर? वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो उसका वेलोसिटी का रेंज क्या होता है? तो वेलोसिटी रेंजेस फ्रॉम, इसका वेलोसिटी का रेंज क्या होता है? तो वेलोसिटी रेंजेस फ्रॉम, सर इसका वेलोसिटी का रेंज होता है ऐसा कुछ 1.5 1.4 10⁻7 मीटर पर सेकेंड से लेकर के 2.1 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द रेंज ऑफ द वेलोसिटी। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल के बारे में चौथी और अंतिम प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो होती है उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव अ रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है। मान लो कि अपने पास में एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स में से क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, तो वहां पे डिके होगा, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस का डिके होगा तो उसके अंदर में से अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेडिएशंस ये निकल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए दिस इज योर रेडियो एक्टिव सैंपल और यहाँ से एक एमिशन हुआ था अल्फा के पार्टिकल का। तो अब ये हवा में अल्फा का जो पार्टिकल है वो कितनी दूरी तय कर सकता है? तो स्टैंडर्ड डेटा ये कहता है कि 3 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी जो है ना, वो अल्फा पार्टिकल हवा में ट्रैवल कर लेता है। तो ये उसकी पेनिट्रेशन कैपेसिटी हो गई है कि किसी भी मीडियम को कितना पेनिट्रेट करके आगे बढ़ सकता है कौन? अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो इट कैन पेनिट्रेट, इट मतलब अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल कैन पेनिट्रेट कितना सर? 3 से 8 सेंटीमीटर इन एयर, कैन पेनिट्रेट 3 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर इन एयर। ये हवा में 3 से 8 सेंटीमीटर तक की जो दूरियां हैं उसको ट्रैवल कर सकता है, ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, ठीक है। अल्फा डिके के तहत जो मैंने आपको ये बात बताई है, क्या आप लोग के दिमाग में बेहतरीन तरह से बैठ गई है? सर बिल्कुल बैठ गई है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं, इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो लेकर के रख ही लिया था, इसमें भी कोई परेशानी नहीं थी आपको, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बीटा डिके, ठीक है। बीटा के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो इलेक्ट्रॉन से मिलते हैं। बीटा का चार्ज -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम, जस्ट सेम एज दैट द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बीटा का मास क्या होगा सर? 9.1 10 टू द पावर -31 kg, ठीक है। ओके नाउ अब जरा गौर करिएगा, बीटा का जो मास होता है ना, देखो मास को अगर हम न्यूक्लियर फिजिक्स में अगर हम मास की बात करेंगे ना, तो हम उसको सीधे केजी में मेजर नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज केजी इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर न्यूक्लियर कैलकुलेशंस, ठीक है। तो हम इसको मेजर करते हैं AMU में, एंड टू बी वेरी प्रिसाइज AMU स्टैंड्स आउट फॉर एटॉमिक मास यूनिट, AMU स्टैंड्स आउट फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। नाउ सो व्हाट इज 1 AMU? तो 1 AMU इज 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, ठीक है। अब यहीं पे आप जरा एक बात समझिएगा, मास ऑफ बीटा पार्टिकल क्या होता है। यहीं पर आप एक बहुत ही छोटी सी बात समझिएगा कि व्हाट इज द मास ऑफ वन बीटा पार्टिकल। तो सर बीटा पार्टिकल का मास होता है 9.1 10 टू द पावर -31 kg। आपने देखा इसमें कितना बड़ा अंतर आ रहा है, इसमें 10,000 गुने का अंतर आ रहा है भाई। तो ये जो बीटा पार्टिकल है वो बहुत हल्का होता है। तो अगर बीटा पार्टिकल किसी न्यूक्लियस में से निकल भी गया तब भी न्यूक्लियस के मास में कोई भी कंसिडरेबल चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। ओके सर, तो बीटा पार्टिकल के एमिशन से मास में कोई भी कंसिडरेबल चेंज नहीं आता है, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा चार्ज के ऊपर क्या आएगा। देखिए बीटा का चार्ज क्या होता है सर? बीटा इज अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी जस्ट लाइक एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर किसी न्यूक्लियस में से बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है, फिर सुनना मेरी बात को अच्छे से, किसी न्यूक्लियस में से अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन हो रहा है तो इट इज लाइक एज इफ वो न्यूक्लियस जो है ना वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। इट इज लाइक कि वो जो न्यूक्लियस है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। एंड इफ अ मैटर हैज अ लॉस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। किसी मैटर में से अगर एक नेगेटिव चार्ज का लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, तो उसका चार्ज नंबर जो है वो +1 से इंक्रीज हो जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आगे बात समझ में? यस सर। तो यहां पे बीटा पार्टिकल का एमिशन में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होता है? इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। जिस तरह से अल्फा पार्टिकल वाज टू बी कंसिडर्ड एज इफ इट इज अ लॉस ऑफ अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज अ लॉस ऑफ हीलियम का न्यूक्लियस फ्रॉम दैट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। अब वैसे ही बीटा वाले में क्या होता है, अगर बीटा डिके हो रहा है इसका मतलब रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ने ना एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, तो मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ चार्ज नंबर जो है वो +1 से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर, ठीक है। चलिए अब जरा यहाँ पे देखते हैं अपन, थोरियम से स्टार्ट करते हैं। तो इसका क्या है, मास नंबर है इसका 234, कुछ नहीं था। यूरेनियम का एक अल्फा डिके करवा दो, क्या बोला मैंने? यूरेनियम के न्यूक्लियस का एक अल्फा डिके करवा दो, तो एक अल्फा डिके करवाने के बाद जो बचेगा ना वो बचेगा थोरियम। क्या बचेगा सर? थोरियम, ठीक है। तो यूरेनियम में से एक अल्फा का डिके हो गया तो थोरियम बचा 234 और 90, ठीक है। 90 इसका एटॉमिक नंबर है और 234 इसका मास नंबर है सर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे इसमें से एक बीटा डिके हुआ, देखो मास नंबर तो रिमेन्स अनचेंज्ड ओनली, मास नंबर तो रिमेन्स अनचेंज्ड ओनली, तो 234 ही रहेगा, लेकिन चार्ज नंबर को आप देख पा रहे हैं क्या? इसमें चार्ज नंबर जो है ना वो +1 से इंक्रीज हो गया है। फिर से बोल दूं मैं एक बार, यहाँ पे जो चार्ज नंबर है मतलब एटॉमिक नंबर जो है वो +1 से इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इट इज लाइक कि इस न्यूक्लियस ने एक नेगेटिवली चार्ज एंटिटी को लूज कर दिया। तो नेगेटिव चार्ज लूज करने का मतलब होता है कि पॉजिटिविटी बढ़ना। एक नेगेटिव का चार्ज लूज किया तो एक पॉजिटिविटी बढ़ गई, चार्ज नंबर 1 से रेज हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है फॉर अ बीटा, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर बीटा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा पार्टिकल, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा आप लोग के दिमाग में बहुत ही जानदार शानदार तरह से बैठ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ये सब पूरा फंडा क्लियर है। तो बीटा पार्टिकल का जैसे एमिशन होगा तो मास नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज नंबर +1 से रेज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है सर। ओके सर, डन 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 डन। तो ये बीटा डिके का जो महत्वपूर्ण बातें थी वो आपके सामने यहाँ पे रख दी गई थी। अब अपन एक बार जरा ना बीटा पार्टिकल्स की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं उन पे जरा फोकस कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल,
ठीक है। सेम पैरामीटर्स पे बात करेंगे, चार्ज मास वेलोसिटी और पेनिट्रेशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। चलिए भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे इसके आंसर बकायदा मिलते रहने चाहिए। कैसे लिखोगे इसका आंसर? बीटा पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट पे चार्ज लिख देना, सेकंड पॉइंट पे मास लिख देना, थर्ड पॉइंट पे वेलोसिटी लिख देना, फोर्थ वाले पॉइंट पे कितना पेनिट्रेशन होता है वो लिख देना। ठीक है, चले, अगर नहीं आता, नहीं याद है तो यहाँ पे जरा गौर फरमाना पड़ेगा फिर आपको। तो बीटा का जो चार्ज होता है वो होता है जस्ट दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बीटा का जो मास होता है वो होता है अपने पास में कितना? बीटा का जो मास होता है वो होता है अपने पास में कितना? 9.1 10 टू दी पावर माइनस का 31 kg। ठीक है, उसके बाद चार्ज हो गया, मास हो गया। बीटा की जो वेलोसिटी होती है, बीटा की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? सो इट इज 33% टू 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो बीटा की जो वेलोसिटी होती है वो होती है 33% से लेकर के 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बेसिकली क्या हो जाएगा? 3 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड के बराबर। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सही वाला फंडा पूरा क्लियर है। अब फोर्थ वाले पॉइंट पे आते हैं अपन, पेनिट्रेशन वाले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, कि बीटा पार्टिकल्स कितना पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो सर बीटा पार्टिकल्स का पेनिट्रेशन का मसला ऐसा होता है कि ये सेवरल मीटर्स तक ट्रैवल कर जाते हैं एयर में। ठीक है, जैसे अल्फा पार्टिकल थे ना, वो बस 3 से 8 सेंटीमीटर ट्रैवल कर पाए थे एयर में। एट द सेम टाइम जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ना, वो तकरीबन कुछ मीटर्स तक की दूरी तो वो एयर के अंदर ट्रैवल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे कि इट कैन ट्रैवल सेवरल मीटर्स, इट कैन ट्रैवल several meters in air. It can travel several meters in air। तो ये इसके पेनिट्रेशन की भी हमने बात करी। तो जल्दी से आप इन स्पेशल प्रॉपर्टीज की फीचर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कॉपी किताब लेके बैठे हो तो फिर नोट करते हुए चलना, उससे बेहतरीन मजा तो कहीं भी नहीं आता है। ठीक है, ओके सर, डन। बीटा इज ऑल डन फॉर यू। नाउ अब आते हैं इसके अगले वाले पॉइंट के ऊपर, विच इज गामा डिके। ठीक है, तो गामा बेसिकली क्या होता है? कोई पार्टिकल नहीं होता है, गामा रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, मास की बात ही मत कर लेना, चार्ज की बात ही मत कर लेना। ठीक है, तो इट इज द फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ गामा रे फोटोन फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो भाई जब गामा के पास में कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो जब किसी पेरेंट न्यूक्लियाई में से निकलेगा गामा रेडिएशन तो उसके चार्ज नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। नाउ जब गामा के पास में कोई मास ही नहीं होता है, रेस्ट मास तो जीरो होगा ना गामा का, तो वेव है ना, तो जब गामा के पास में कोई मास ही नहीं होता है, तो जब किसी न्यूक्लियाई में से गामा का एमिशन होगा तो क्या उसके मास नंबर पे कोई भी फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मास नंबर पे। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग के दिमाग में ये वाली बात बेहतरीन तरह से बैठ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सर पूरा फंडा क्लियर है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए नाउ अच्छा, गामा की अपन जरा एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पेशल फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो स्पेशल फीचर्स या स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज, स्पेशल फीचर्स या फिर स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ गामा रेज। ठीक है, पहला अपने पास में क्या होता है सर? देखिए, गामा के पास अगर चार्ज की आप बात करें तो गामा के पास कोई चार्ज नहीं होता है। ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स में कहीं भी डिफ्लेक्ट होता ही नहीं है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल रेडिएशन से। ठीक है, तो नो चार्ज। ठीक है, उसके बाद गामा के पास में मास होगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी मास नहीं हो सकता इसके पास। तो इसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा सर? इसका रेस्ट मास हो जाएगा 0। इसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा सर? इसका रेस्ट मास हो जाएगा 0। तो नो चार्ज और रेस्ट मास कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। चार्ज और मास की बात हो चुकी है, अब बात करते हैं इसके वेलोसिटी के बारे में। भाई गामा जो होता है ना, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। आया कुछ याद? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 तरह के हमने पढ़ के पूरे स्पेक्ट्रम में, रेडियो, माइक्रो, इंफ्राविजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। क्या बोला? रेडियो, माइक्रो, इंफ्राविजिबल, यूवी, एक्सरे, गामा रे। आखिरी वाला गामा होता है ना। ठीक है, तो गामा की स्पीड क्या होती है सर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्पीड, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या होती है? जस्ट इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो अपन यहां पे क्या बोल देंगे कि द वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। द वेलोसिटी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। It is equal to the velocity of light in vacuum।
इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर बाकायदा पूरा क्लियर है, कोई इसके अंदर दो राय नहीं है, ठीक है। अब अपन आते, देखो चार्ज हो गया, मास हो गया, वेलोसिटी हो गया, अब हम किसकी बात करने वाले हैं सर? चार्ज मास वेलोसिटी इज ऑल डन फॉर यू। और अब हम यहां पर बात करने वाले हैं पेनिट्रेशन की। तो गामा रेडिएशंस कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं? सर गामा रेडिएशंस का पेनिट्रेशन कैपेसिटी सबसे ज्यादा तगड़ा होता है। आयरन और लेड के ब्लॉक को भी ये कुछ सेंटीमीटर्स तक छेद के अंदर जा सकती है, ठीक है। तो अपन क्या बोल देंगे? इट हैज हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी, इट मतलब गामा के लिए मैं रेफर कर रहा हूं, ठीक है। इट हैज हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी, इट हैज हाईएस्ट पेनिट्रेशन कैपेसिटी, और ये काफी हद तक पेनिट्रेट कर सकता है। तो उसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको अपन ऐसे बोलते हैं, कंपैरेटिव मेजर दिया गया है कि आयरन और लेड के ब्लॉक को भी कुछ सेंटीमीटर्स तक ये छेद सकता है, ठीक है। तो इट कैन पेनिट्रेट आयरन और लेड ब्लॉक, it can penetrate iron or lead block up to several centimeters. It can penetrate iron or lead block up to several centimeters, ठीक है। It can penetrate iron or lead block up to several centimeters। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? इसका मुझे आप कंफर्मेशन दे दीजिए, क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरह से बैठ गई है क्या? यस सर बिल्कुल बैठ गई है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ओके सर, डन। गामा का पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। अब आ गए अपन न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। कहाँ पे आ गए सर? न्यूक्लियर रिएक्शंस पे आ गए। नॉर्मल सा डेफिनेशन है, बस जरा देखते हुए इसको चलना। अ न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेबल न्यूक्लियाई इनटू अदर न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग द फॉर्मर, मतलब जो स्टेबल न्यूक्लियाई था उसको जब हमने बम्बार्ड करा विद सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेट टू टेक प्लेस। आई मेरी बात समझ? ये नॉर्मल सा फंडा होता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, एक स्टेबल न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनटू अनदर न्यूक्लियस। क्या बोला मैंने? एक स्टेबल न्यूक्लियस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इनटू अनदर न्यूक्लियस बाय बम्बार्डिंग द फॉर्मर विद सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स, ठीक है। तो पहले वाले को सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स से बम्बार्ड करते हैं, तब जाकर के एमिशन, फिर उसके बाद तब जाकर के न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेट टू टेक प्लेस। आई मेरी बात समझ? तब जाकर के न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेट टू टेक प्लेस। तो जल्दी से आप इस बहुत ही खूबसूरत सी चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले फिर आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके सर, डन। ये वाला फंडा समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन की बात थी है। अब आते हैं न्यूक्लियर फिजन के ऊपर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है ना, एक हैवी न्यूक्लियाई होता है और फिर उसके अच्छा, अगर हैवी न्यूक्लियाई है ना तो उसके अंदर प्रोटॉन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शंस बहुत ज़्यादा है। तो इस इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शंस के कारण न्यूक्लियाई में क्या हो जाएगा सर? डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। न्यूक्लियाई जो है वो डिके होना शुरू कर देगा। बोलो हाँ कि ना? क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? सर पूरा क्लियर हो गया। तो न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमेना। न्यूक्लियर फिजन क्या है सर? न्यूक्लियर फिजन, तो न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। हैवी न्यूक्लियस जो है ना वो स्प्लिट होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फिजन इज द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग अ हैवी न्यूक्लियस। यूजुअली इस हैवी न्यूक्लियस का जो मास नंबर होता है वो 230 से ज्यादा होता है, ठीक है, इनटू 2 और मोर देन 2 लाइटर न्यूक्लियाई। एक हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा 2 लाइटर न्यूक्लियाई में, और इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। इसका सबसे की फीचर क्या है कि न्यूक्लियर फिजन इसलिए हुआ था क्योंकि द न्यूक्लियाई वॉज हैवी न्यूक्लियाई, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियाई में हुआ क्या था सर? हैवी न्यूक्लियाई में इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा, इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शंस बहुत ज्यादा थे, ठीक है। और इंटरप्रोटॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा थे, तो जिस वजह से न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी। क्या बोले मैं? न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ गई थी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा तरीके से अपने दिमाग में सुप्रीम तरह से क्लियर आउट हो चुका है। मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 3 2 1 रेडी गो। सुपर क्लियर, सुपर डन हो चुका है सर। न्यूक्लियर फिजन का पूरा फिनोमेना, न्यूक्लियर फिजन का पूरा फिनोमेना सुपर क्लियर हो चुका है, ठीक है। आ जाइए,
अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तो इसका उल्टा है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन का उल्टा होता है यहाँ पे। तो न्यूक्लियर फ्यूजन इज द फिनोमेना ऑफ फ्यूजिंग टू और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हेवियर मोर स्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लाइटर हल्के हल्के जो न्यूक्लियाई होते हैं ना, वो फ्यूज करके, वो जुड़ करके एक बड़ा हैवी न्यूक्लियाई जो है वो फॉर्म करवा देते हैं, एंड दिस बेसिकली इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके सर, डन। चलिए, न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट क्या होता है, तो न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट इज द नेम गिवन टू लार्ज स्केल destruction and devastation that would be caused by the use of nuclear weapons। ठीक है, अगर आप न्यूक्लियर वेपन यूज करते हो तो वहां पे मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है, मैसिव डिस्ट्रक्शन। हमारे पास में उसका एग्जांपल है हिरोशिमा नागासाकी। तो वहां पे जिस स्केल का मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था ना, वैसा डिस्ट्रक्शन जब हो जाता है इसे कहा जाता है न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट। नाउ द डिवास्टेटिंग डैमेज कॉज्ड बाय न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी क्लासिफाइड एज, दो तरह के होते हैं इसके इफेक्ट, एक होता है इमीडिएट इफेक्ट, एक होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसी से जुड़ी हुई एक बात अगर आपने सुना हो, चेरनोबिल न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो वहां पे जब वो ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसके इफेक्ट्स जो है ना, मेरे ख्याल में जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, प्रिप्यात है उस शहर का नाम। ठीक है, आप एक बार जरा सर्च जरूर करेगा उस चीज को, तो वहां पे अभी भी उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको नजर आते हैं। ठीक है, वो जगह रहने लायक जगह है नहीं, अब वहां पे कोई रह नहीं पाता है, रहता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, इमीडिएट इफेक्ट्स तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें। तो ये इसको लेकर के हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कई मूवी भी आपने देखी होगी, और हम तो जानते भी हैं, वो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो केस था, और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या नाम लिया था, चेरनोबिल रिएक्टर। ठीक है, एक बार जरूर उस चीज के बारे में सर्च करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी उसकी। ठीक है, चलें, ओके सर, डन। तो इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं उसके, फिर लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इमीडिएट इफेक्ट्स इंक्लूड थर्मल फ्लैश कॉजिंग, हाँ भाई थर्मल फ्लैश होगा जिसके वजह से कॉजिंग स्पॉन्टेनियस इग्निशन एंड सेटिंग फायर्स। ठीक है भाई, खड़े खड़े चीजें वहां पे जल गई, एंड सेटिंग फायर्स। शॉक वेव्स विच आर हाई प्रेशर वेव्स मूविंग आउट एट ग्रेटर स्पीड ऑफ, भाई देख लो 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शॉक वेव्स ट्रैवल कर रही होती हैं। क्या हाल होगा उन लोगों का, क्या हाल होगा उन बिल्डिंग्स का, क्या हाल होगा उन सारी चीजों का जो इसके बीच में आती होंगी। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स, ओके तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली। टेलीकम्युनिकेशंस भी पूरा ठप हो जाएगा, इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। एंड इनिशियल न्यूक्लियर रेडिएशंस व्हिच मे कॉज इंस्टेंट डेथ ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। ठीक है, ये है अपने पास में इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, जब हुआ ऐसा कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर, तो तब ये जो यहाँ पे चीजें लिखी हुई है ना, ये तो उसके इमीडिएट इफेक्ट्स हैं जो कि वहीं पे हाल फिलहाल में हो जाएगा। लेकिन अब मैं आपसे बात करता हूं इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है, अब हो गया वो न्यूक्लियर डिजास्टर, उसके बाद भी सालों सालों तक वो जगह मतलब एकदम पूरा सत्यानाशी हो जाता है उसका पूरा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्लूड्स रेडियो एक्टिव फॉल आउट स्पेशली फ्रॉम स्मॉल फिजन बॉम्ब्स एंड न्यूक्लियर विंटर भी आता है, दैट में फॉलो लार्ज स्केल डेटोनेशंस। सनलाइट में बी ब्लॉक्ड, दिस इज ऑल्सो अ केस, सनलाइट में बी ब्लॉक्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर, सनलाइट ही नहीं पहुंच पाएगी। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट लाइफ, ठीक है, इसमें ओजोन लेयर को भी डैमेज पहुंचता है। ठीक है, और ओजोन लेयर आप लोग जानते हैं कि हार्मफुल रेडिएशन से बचाती हैं, लेकिन अगर ओजोन लेयर को ही वो क्या बोलते हैं लॉस हो जाए, डैमेज हो जाए, तो फिर तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। आई मेरी बात समझ? ठीक है सर, तो ये था हमारे पास बहुत जानदार शानदार सा छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है, तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़े ही प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलेंगे, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।